हाँ जी देवी और सज्जनों, क्या हाल हैं आपके। तो आज हम टॉपिक पकड़ने वाले हैं भाई साहब यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, कि जैसा इंडिया आज हमें दिखता है। भाई देखो, आज अगर हम इंडिया को देखते हैं तो हमें 28 स्टेट्स दिख जाते हैं, 8 यूटीज दिख जाते हैं, राइट। अब ये जो आज हम इंडिया को देखते हैं, ये इंडिया हमेशा से ऐसा नहीं था। जब 15 अगस्त को 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और ब्रिटिशर्स को यहाँ से टपाया कि निकलो अपने घर को हो जाओ। उस टाइम पे हमारे देश पे जाने से पहले एक तो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, एक प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता था और एक अदर टेरिटरीज हुआ करती थी, जिनकी बातें मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में करके आया हूँ। अब ये जो ब्रिटिश इंडिया था और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे और ये यूटीज थी, ये उस टाइम पर अलग अलग लोग चला रहे थे। ब्रिटिश इंडिया चला रहे थे ब्रिटिशर्स, और कौन चलाएगा, है ना। उसके बाद हमारा प्रिंसली स्टेट चला रहे थे किंग्स, और उसके बाद अदर टेरिटरीज फॉर एग्जांपल गोवा है या पौंडीचेरी है, ये चला रहे थे हमारे पोर्तुगीज और फ्रांस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो कुछ लोग तो चले गए पाकिस्तान में, कुछ लोग रह गए इंडिया में। तो ऐसे करके सिस्टम बना था। एक तो पाकिस्तान जहां से कटा, ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान का काटा और यहाँ पर बेसिकली हमने पाकिस्तान दिया, तो ये तो चले गए पाकिस्तान में। ठीक है, उसके टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के आधे हिस्से हो गए पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। अब बात आती थी प्रिंसली स्टेट्स पर। ये जो प्रिंसली स्टेट्स, जब हमारा देश आजाद हुआ था अगस्त 15 1947 को, तब हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब जिसमें से इंडिया में तो आगे 552 और बाद में 13 जो थे वो चले गए हमारे पाकिस्तान में। यहां तक तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, है ना। क्योंकि जब देश हमारा आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, उससे पहले हमारे पास ब्रिटिश इंडिया था, प्रिंसली स्टेट्स थे, अदर टेरिटरीज थी। तो हमने प्रिंसली स्टेट्स में से कुछ तो चले गए पाकिस्तान के अंदर, कुछ कहते नहीं अब इंडिया के साथ रहना है। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया ने 2 टुकड़े कर दिए अपने, एक पाकिस्तान दे दिया, एक इंडिया पकड़ लिया। ठीक है, बची अदर टेरिटरी, उसकी बात हम अभी कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स अभी भी थे जिनकी थोड़ी दिक्कत थी, कब्जी थी उनकी, अब निकालनी भी जरूरी थी। तो कईयों की तो हमने निकाली कैसे, कईयों की तो वैसे निकाली, रेफरेंडम करा लो, पूछ लो भाई जनता किसके साथ रहना चाहते हो, तुम तेरे से लगे पड़े हो, हम हैं हमारे अंडर है, जाओ रेफरेंडम करा लो। या फिर कईयों के ज्यादा दिक्कत है तो उनके कान पे लगानी पड़ी 2 जगह, पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और अपने कब्जा करके अंदर ले लिया। ठीक है, तो क्योंकि रखनी थी ना अपने पास अपनी टेरिटरी, ऐसे ही जाने दे देंगे राजा महाराजा कहेंगे नहीं हम अलग रहेंगे, ना इंडिया चाहिए ना पाकिस्तान चाहिए, तो वो तो काम खराब हो जाएगा फिर। हालांकि डिसाइड तो ऐसे ही हुआ था कि प्रिंसली स्टेट्स चाहे तो अकेले रह सकते हैं, लेकिन बाद में वल्लभ भाई पटेल जी को यूं लगा कि ऐसा हो गया तो बाद में हिंदुस्तान में बहुत दिक्कतें आने वाली, तो कैसे ना कैसे करके इनको अंदर लेना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले किसको अंदर लिएगा किसको नहीं लिएगा वो आपको समझ में आ गया होगा कि 565 हमारे प्रिंसली स्टेट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थे, जिसमें से 552 जो थे वो तो रह गए हमारे कहां पर, इंडिया के अंदर, 13 चले गए पाकिस्तान के अंदर। जिनके दिक्कत थी उनकी दिक्कत उन्होंने कैसे सॉल्व करी, आओ देखते हैं। जो कहते हैं हम अकेले रहेंगे, सबसे पहली हमारी देखो तारीख आई है 27 अक्टूबर 1947। अगस्त में तो हमें आज़ादी मिली थी और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद कुछ एक महीनों में 27 अक्टूबर 1947 में नंबर लग गया किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर में भी दिक्कत चल रही थी कि नहीं हम रहेंगे। तो इसको जम्मू एंड कश्मीर को मर्ज किया गया इंडिया के अंदर 27 अक्टूबर 1947 को। क्या रहेंगे कुछ नहीं है, इंडिया में रह लो, वो आपके लिए ज़्यादा भला लेगा। ठीक है, तो इंडिया में रहना शुरू किया। अब उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के राजा हुआ करते राजा हरि सिंह जी। कौन हुआ करते थे, हरि सिंह जी। हरि सिंह जी ने क्या साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जब साइन किया तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने के अंदर कश्मीर जो है और जम्मू जो है वो इंडिया के पार्ट बन गए थे। तो 27 अक्टूबर 1947 को हमने किसको ताबे में ले लिया, जम्मू एंड कश्मीर को हमने ताबे में ले लिया। उसके बाद आता है अगला साल का महीना फरवरी 1948। अब इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। देखो, एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जूनागढ़। अब ये जूनागढ़ ये बीकानेर वाला नहीं है, जूनागढ़ हैदराबाद वाला है। ठीक है, जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट, सॉरी ये गुजरात वाला है। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट जूनागढ़ हुआ करता था। अब ये भी कह रहा था मैं अकेला रहूंगा, ऐसे नहीं रहूंगा, मैं खुद चला लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि यहां पर जाके हमारे जो पॉलिटिशियंस होते थे उस टाइम पे, ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने जाके पूछा कि भाई तुम चला तो लोगे, तुमने जनता से पूछा है क्या, जनता से पूछा है क्या, या खुद ही अपने पकवान बना रहे हो कि हम चला लेंगे, हम अकेले रहेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वो करेंगे। तो जब इन्होंने सवाल किया कि जनता से पूछा है, तो उन्होंने जूनागढ़ वालों ने कहा भाई हमने तो ना पूछा। तो नहीं पूछा तो क्या पूछो, बिना जनता से पूछे कैसे जा सकते हो, कि बिल्कुल सही बात है। तो इंडिया ने उस टाइम पे क्या कराया, एक रेफरेंडम कराया। इंडिया ने क्या कराया, रेफरेंडम कराया, राइट। अब ये जो रेफरेंडम इंडिया ने कराया, उस रेफरेंडम में लोगों से पूछा गया बताओ कहां रहना चाहते हो, यहीं रहना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, पाकिस्तान जाना चाहते हो, क्या चाहते हो। ठीक है, तो रेफरेंडम जब हुआ तो उन्होंने कहा कुछ नहीं भाई साहब, हम तो इंडिया में ही रहना चाहते हैं। जब इन्होंने रेफरेंडम कराया तो हमारे जूनागढ़ के 2 व्यक्ति हुआ करते थे, एक तो वहां के रूलर हुआ करते थे। ठीक है, और रूलर के साथ साथ एक वहां पे क्या हुआ करते थे कि दीवान हुआ करते थे। ठीक है, रूलर थे, उनका नाम था नवाब महाबत खान।
नवाब महाबत खान। तो नवाब महाबत खान जी रूलर हुआ करते थे और नवाब महाबत खान और दीवान हुआ करते थे हमारे शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो। अब जैसे ही रेफरेंडम हुआ और रेफरेंडम के नतीजे सामने आए तो इनको बड़ा धक्का लगा, यार ये क्या हो गया हमारे साथ, हम तो सोच रहे थे कि भी लोग हमारे साथ है, लोगों ने कहा भी कुछ नहीं, हम तो यहीं रहना चाहते, तुम्हें जाना जा जाओ। तो उसके बाद महाबत खान जी और साथ में शहनवाज भुट्टो जी, दीवान और रूलर, दोनों के दोनों कहाँ भाग गए? फ्लैट टू पाकिस्तान। क्या पाकिस्तानी अपने लिए सही जगह है, यहाँ नहीं रह पाएंगे, तो दोनों के दोनों कहाँ भाग गए थे? पाकिस्तान। ये हुआ हमारे हैदराबाद के साथ 1948 में। और अक्टूबर 1947 27 तारीख को हमने क्या किया, वहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन हरि सिंह जी साइन करा के जम्मू एंड कश्मीर अपने अंदर ले लिया, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। राइट, चलो आगे चलते हैं। अब उसी साल का नवंबर मंथ आता है, नवंबर 1948। भाई नवंबर में किसको लेंगे हम, आप देखते हैं जो नवंबर 1948 में क्या होता है, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बची थी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हैदराबाद तो किसी चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहा था। ठीक है, हैदराबाद को तो ये था कि हमें यहाँ पर रहना ही नहीं है, हम तो पाकिस्तानी जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इनको क्या पुलिस कहती है हम सब करवाते हैं। ठीक है, जब ये नहीं मान रहा था ना हैदराबाद, तो नवंबर 1948 में क्या हुआ, एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ठीक है, अब ऑपरेशन पोलो क्या था? ऑपरेशन पोलो एक पुलिस एक्शन था। तो पुलिस एक्शन किया गया, पुलिस घुस गई वहां पर, थोड़ा मोटा तोड़ाफोड़ी करी, इन्होंने दो दिए होंगे, जब सारी अकल आ गई। और अकल आने के बाद क्या हुआ कि हैदराबाद के जो हमारे उस टाइम पे निजाम हुआ करते थे, उस्मान अली खान जी, कौन? उस्मान अली खान। तो उस्मान अली खान ने क्या किया कि ठीक है साहब, कोई बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था, इतना भी नाराज होने की कोई बात नहीं है, इंडिया के साथ ही है। ठीक है, तो इंडिया के साथ इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, हमारे किसको? हैदराबाद को। साल था 1948 और महीना था नवंबर का। ठीक है, तो 27 अक्टूबर 1947 हमारे जम्मू एंड कश्मीर, फरवरी 1948 हमारे ये जूनागढ़, उसके बाद नवंबर 1948 हमारे हैदराबाद। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बची हुई जो 3 रियासतें थी जो बाद में तहत पैपा कर रही थी, उसको हमने अंदर मिला लिया हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर। राइट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब हमारी बचती है अदर टेरिटरीज, यानी कि अब हम अदर टेरिटरीज को हमारे अंडर लेंगे। अदर टेरिटरीज कौन सी? गोवा और पुडुचेरी। गोवा, पुडुचेरी। अब इनको भी तो अंदर लेना था ना। यहाँ पर वो बैठे थे फ्रांस और हमारे जो पुर्तगाल, क्योंकि हमारे जो बेसिकली क्या कहते हैं ट्रीटीज हुई थी, एक्ट पास हुआ था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास करके हमारे को सारी जिम्मेदारी सौंप के वो यहाँ से चले गए थे। ठीक है, उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन कुछ एक टेरिटरीज थी जो ब्रिटिशर्स के पास भी नहीं थी, वो थी गोवा और पुडुचेरी। ये फ्रांस और पुर्तगाल के पास थी, तो उनसे भी तो लेना था। ऐसा थोड़ी होता इंडियन टेरिटरी चल रही है, यूनियन चल रही है, उसके अंदर अभी भी 2 देश बैठे कहीं पर राज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। चलो भी अब इनको भी लेंगे अंदर। तो भाई साल आता सबसे पहले 1954, 1954। अब 1954 के अंदर क्या होता है, देखो अब यहां पर पौंडीचेरी के 4 हिस्से किए गए, यनम, कैरिकाल, माहे और एक खुद पौंडीचेरी। ठीक है, तो पौंडीचेरी को 4 पौंडीचेरी बनाया गया, यमन, कैरिकाल, माहे और पौंडीचेरी। ठीक है, एक साथ में यहां पर हमारे क्या बनाएगा, चंद्रनगर। चंद्रनगर ये अलग टेरिटरी उस टाइम पे रह रही थी, तो इनको अंदर लेना था। तो 1954 में चंद्रनगर, यनम, कैरिकाल, पौंडीचेरी और माहे, ये सारे हमने कहां से फ्री करवाए? ये सारे हमने फ्री कराए फ्रांस से। ये फ्रांस के पास थे। साल कौन सा था? 1954। तो 1954 में फ्रांस से हमने यनम, कैरिकाल, माहे, पौंडीचेरी और चंद्रनगर को फ्री करवा लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दादर एंड नागर हवेली, जो कि आज हमारी यूटीज है। राइट, तो दादर एंड नागर हवेली, जो दादर एंड नागर हवेली है, वो फिर हमने कहां से फ्री कराई? वो हमने फ्री कराई पोर्तुगल से। ठीक है, पोर्तुगल से। राइट, और 1954 की बात चल रही है ये। तो 1954 में आपको 2 बातें समझ में आ गई। एक तो यनम, कैरिकाल, माहे, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, इसमें से यनम है चाहे कैरिकाल है चाहे माहे है, इन सबको पौंडीचेरी की ही हमने टेरिटरी बना दिया था। उसके बाद चंद्रनगर को हमने वेस्ट बंगाल के साथ भेज दिया था, वो अभी बताऊंगा आपको सारा। पर आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि 1954 में यनम, कैरिकाल, माहे, पौंडीचेरी और चंद्रनगर को हमने किससे फ्री करा लिया? फ्रांस से। दादर एंड नागर हवेली हमने किससे फ्री करा लिया? पोर्तुगीज से। दोनों काम हमने किससे किए? 1954 में किए। आगे चलते हैं। 1954 के बाद आता है 1961। देखो अब ये अदर टेरिटरीज थी। राइट, अब अदर टेरिटरी नहीं, अभी 1961 में गोवा भी बसते, सॉरी, गोवा एंड दमन एंड दीव। गोवा एंड दमन एंड दीव। अब ये गोवा और दमन एंड दीव को हमने क्या किया? गोवा और दमन एंड दीव को हमने फ्री करवाया किससे? फ्रांस, पोर्तुगल से। पोर्तुगल से।
ठीक है। अब इस काम को करने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऑपरेशन विजय। यानी कि हमारे दो चीजें हमने फ्री कराई हैं, पोर्तुगल से और फ्रांस से। पहले हमने 1954 में यमन, कैरिकाल, पौंडीचेरी और माहे और चंद्रनगर ये हमने फ्री कराया फ्रांस से। उसी साल 1954 के अंदर हमने दादर एंड नागर हवेली फ्री कराई पोर्तुगल से। वैसे ही हमने 1961 में गोवा एंड दमन एंड दीव भी फ्री कराया पोर्तुगल से। ये आपको ध्यान में रखना है ऑपरेशन विजय चला के। चलो अब करवा तो लिए, करवा के करना क्या है, किसको स्टेट बनाना है, यूटी बनाना है, नहीं बनाना है, केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, किसी के साथ भेज देना है, या ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बना के रखते, करना क्या है। तो करना क्या, तो भाई सब देखते क्या करना है, तो आओ करते हैं। करने के लिए इन्होंने क्या किया, अब देखो ऐसे अगर आपको कोई चीज जोड़नी हो तो आपको क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट पास करने पड़ते हैं, राइट। तो आपने सबसे पहले क्या किया, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया। कौन सा, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया। अब 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब पास किया तो उससे पहले सबसे पहले हमने जो पौंडीचेरी से छुड़वाया था 1954 के अंदर, वो था दादर एंड नागर हवेली, राइट। तो उस दादर एंड नागर हवेली को हमने क्या कर दिया, इंडिया के साथ मिलाकर उसको यूटी बना दिया। दादर एंड नागर हवेली को कहां पे मर्ज कर दिया, इंडिया के साथ मर्ज कर दिया, इंडिया की यूटी बना दिया, ठीक है। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961। जैसे ही हमने 1961 में गोवा एंड दमन दीव पोर्तुगल से लिया था, वैसे ही हमने पोर्तुगल से ली दादर एंड नगर हवेली जो थी उसको इंडिया की यूटी 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 पास करके बना दिया, राइट। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। बाकी भी तो चीजें जोड़नी है ना, अभी तो यमन पड़ा है, कैरिकल पड़ा है, पौंडीचेरी पड़ा है, माहे पड़ा है, उसके बाद दमन एंड दीव पड़ा है, गोवा पड़ा है, राइट। अब उसके बाद हमने पौंडीचेरी की दूसरी जो चीज हमने एक्वायर करी थी, जो कि हमने 1961 के अंदर करी थी, जो कि कौन कौन सी चीजें थी, गोवा और दमन एंड दीव। गोवा एंड दमन एंड दीव जो हमने करी थी, उसको क्या करना है, उसको भी तो जोड़ना है। 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 करके उसको भी इंडिया के साथ मिला दिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। उसको भी इंडिया के साथ मिला के हमने क्या बना दिया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दी, यूनियन टेरिटरी हमने बना दी, ठीक है। तो हमने दो चीजें मिला दी। 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 के साथ हमने इंडिया में दादर एंड नगर हवेली बना दी। अब ये वही दादर एंड नगर हवेली है जो हमने 1954 में पोर्तुगीज से ली थी, पोर्तुगीज से ली थी। और ये गोवा दमन एंड दीव वही है जो हमने 1961 में पोर्तुगीज से लिए थे। तो जो पोर्तुगीज से ली हुई दोनों चीजें थी उनको 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 पास करके हमने क्या किया, उसको भेज दिया कहां पर, हमारे इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर भेजने के बाद उसको यूटी बना दिया। अब बात करते हैं चंद्रनगर, यमन, कैरिकल और माहे की। अगला अमेंडमेंट पास होता है 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962। अब ये 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 क्या कहता है, देखो। इसके तहत चंद्रनगर, यमन, कैरिकल, माहे और पौंडीचेरी, मैं लिख देता हूं, चंद्रनगर, यमन, कैरिकल, माहे एंड पौंडीचेरी, ये चारों चीजों को, पांचों चीजों को हमने क्या किया, इंडिया के अंदर मिला दिया। अब इंडिया के अंदर मिला दिया तो सबको एक साथ कर दिया, अलग अलग कर दिया, क्या कर दिया पता होना चाहिए ना। तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर हमने चंद्रनगर जो था उसको तो हमने भेज दिया वेस्ट बंगाल के साथ। चंद्रनगर को कहां भेज दिया हमने, वेस्ट बंगाल के साथ भेज दिया, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बची चीजें, यमन, कैरिकल, माहे और पौंडीचेरी, इन सबको हमने यूटी बना दिया, किसकी, पौंडीचेरी की, ठीक है। तो यमन ले लो, चाहे कैरिकल ले लो, चाहे माहे ले लो, चाहे पौंडीचेरी ले लो, ये सारी पौंडीचेरी की वो बन गई हमारी क्या, यूटीज बन गई। कौन सा आर्टिकल होता है इनका, आर्टिकल नंबर 239A और आर्टिकल नंबर 240। जब आएंगे पढ़ाएंगे, मैं बताऊंगा आपको। 239A एंड 240, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है जी। तो हमने चंद्रनगर, यमन, कैरिकल, माहे और पौंडीचेरी को हमने 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 पास करके इंडिया के अंदर मिला दिया। ये चंद्रनगर, यमन, कैरिकल, माहे और पौंडीचेरी वही है जो हमने 1954 के अंदर फ्रांस से कैप्चर किए थे, जिसको चंद्रनगर के साथ हमने वेस्ट बंगाल के साथ भेज दिया। यमन, कैरिकल, माहे और पौंडीचेरी को हमने आर्टिकल 239A और 40 के साथ पौंडीचेरी की यूटी बना दिया, राइट। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत आई होगी। आगे चलते हैं, चलो। अब आगे आपको बात बताता हूं, यहां पर किसके बारे में बात करेंगे हम, सिक्किम के अंदर, ठीक है। अब सिक्किम भी हमारे पास शुरू से नहीं था, क्यों, सिक्किम को कुछ दर्जे अलग मिले हुए थे, वो दर्जों को हटा के हमने सिक्किम को अंदर लेना था, ठीक है। अब उस टाइम पे आपको बताता हूं एक बात, एक चोगल डायनेस्टी चलती थी हमारे यहाँ पे। कौन सी डायनेस्टी, चोगल डायनेस्टी। एक चोगल डायनेस्टी लगती थी। अब इस चोगल डायनेस्टी के रूलर हुआ करते जिनका नाम हुआ करता था धर्मराज।
चोगल डिनेस्टी के रूलर जिनका नाम क्या हुआ करता था, धर्मराज जिनका नाम हुआ करता था। ठीक है, अब सिक्किम को उस टाइम पे क्या है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट का, ये जो सिक्किम था वो इनके अंडर था, चोग्यालों के अंडर, जो कि हमारे धर्मराज वहां के राजा हुआ करते थे। सिक्किम को बाद में प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा मिल गया था। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा मिल गया था सिक्किम को। दो बातें समझ में आ गई। एक तो उस टाइम पे जब चोग्याल डायनेस्टी का रूल था, धर्मराज वहां के राजा हुआ करते थे, तो सिक्किम जो था उनके अंडर था। सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा मिल गया था आजाद होने के बाद। ठीक है, अब सिक्किम के पास सब कुछ था। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि ये 3 चीजें जो सिक्किम संभालेगा, बाकी सब चीजें हम संभालेंगे, एज एन इंडियन गवर्नमेंट संभालेगी। जिसमें से सिक्किम क्या क्या संभाल रहा था, एक तो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी होंगे, अभी हमारा स्टेट नहीं है सिक्किम, सिक्किम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट है, दर्जा मिला हुआ है इसको। दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ साथ डिफेंस, एक तो डिफेंस हमारा कौन सा खुद का कौन संभालेगा, सिक्किम संभालेगा। और तीसरा कौन संभालेगा, कम्युनिकेशन संभालेगा खुद का। बाकी सब चीज क्या संभालेगी, इंडियन गवर्नमेंट। तो ये पूरा भी नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ, बीच में से फंसा के रख दिया सिक्किम को। तो सिक्किम आपको समझ में आ गया। अभी चोगल डायनेस्टी के रूल के अंडर, ये धर्मराज के अंडर हुआ करता, तो उस टाइम पे सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा मिल गया था। बाद में सिक्किम को 3 ही सब्जेक्ट दिए गए कि इन पे आप अपना काम कर सकते हो। हिंदुस्तान के स्टेट तो नहीं हो, बाकी काम हिंदुस्तान देख लेगा, लेकिन 3 चीजों में आपको स्वतंत्रता है, जो कि कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स और साथ में हमारा डिफेंस। ठीक है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ईडीसी। ठीक है, तो ईडीसी किसके पास था, सिक्किम के पास, खुद के पास था। अब हमें लगा यार ऐसा नहीं चलेगा, हमें सिक्किम को हमारे अंडर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले हमने 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया, जो कि 1974 के अंडर किया। अब जब 35वां संविधान संशोधन 1976 पास हुआ, तब हमने कहा कि हम एक काम करते हैं, सिक्किम के साथ हमारे रिलेशन थोड़े और स्ट्रॉन्ग करते हैं, खराब हो रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, स्ट्रॉन्गर रिलेशंस विद सिक्किम। स्ट्रॉन्गर रिलेशन विद सिक्किम हमारा ऑब्जेक्टिव था कि यार कैसे ना कैसे सिक्किम के साथ रिलेशंस हमारे स्ट्रॉन्गर हो जाए। कारण है क्योंकि सिक्किम क्या है कि अब साइड में पड़ा है बिल्कुल, और है भी कितनी शानदार ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, आपको पता, ऊपर ही चाइना से दबाव डाल के बैठा है, ऊपर से इनको प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना रखा है, डिफेंस इनका खुद को दे रखा है, कम्युनिकेशन इनका खुद को दे रखा है। एक्सटर्नल अफेयर्स चलो कोई बात नहीं था, मैनेज नहीं हो जाता है, लेकिन डिफेंस और कम्युनिकेशन तो सीरियस मैटर है ना। तो उसको लगा कि अब स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए हमने 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 पास किया, जिसके तहत हमने क्या कर दिया, स्टेटस दे दिया इसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट। पहले क्या था, प्रोटेक्टोरेट था, ये लो, प्रोटेक्टोरेट से उठा के हम इसको कहां ले गए, एसोसिएट पर। तो सिक्किम हमारा क्या बन गया, एक एसोसिएट स्टेट बन गया। बाय विच अमेंडमेंट, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद एसोसिएट स्टेट जब हमने सिक्किम को बना दिया, तो हमने आर्टिकल्स पास किए इसके लिए स्पेशल। एक तो आर्टिकल 2 है, और साथ में हमने एक नया शेड्यूल जो है 10 शेड्यूल। अभी तो 10 शेड्यूल जो मैं आपको पढ़ा के आया था, वो तो डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, पहले नहीं था, लेकिन बाद में उसको रिमूव कर दिया गया था अगले अमेंडमेंट के साथ, डोंट वरी। तो आर्टिकल 2 है और 10 शेड्यूल, आई एम सॉरी, तो आर्टिकल 2 है और 10 शेड्यूल। ठीक है, अब 10 शेड्यूल क्या कहता था, 10 शेड्यूल ये कहता था कि हमारे पास 2 हाउस होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, राइट। जो लोकसभा और राज्यसभा के जो होते हैं, उसके अंदर हमारे 2 मेंबर जाएंगे, 2 मेंबर्स इन ईच हाउस फ्रॉम सिक्किम। तो सिक्किम के हर हाउस से हमारे 2 मेंबर्स कहां जाएंगे, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर। ये पावर 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 जब हमने पास किया और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया, बनाने के बाद जब आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल जोड़ा, तो 10 शेड्यूल के अंदर उनको पावर दे दी गई। ठीक है, उसके बाद एक और पावर दी गई कि भाई जो सिक्किम के, हाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मेंबर जाएंगे, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे। कारण है ना इसका, क्योंकि जब मैं आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किसी जगह पर एमएलए होने से, एमपी होने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। और सिक्किम के तो वैसी कोई हैसियत नहीं है, इनके सामने यूपी का अगर एक एमएलए वोट डाल दे और सिक्किम पूरा वोट डाल दे, तो यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। वो आपका प्रेसिडेंट पर डिस्कस करेंगे। तभी उन्होंने यहाँ पर पॉइंट डाला कि भले ही हमारा 10 शेड्यूल जो हमने 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 के साथ ऐड किया और जो बोला है कि लोकसभा और राज्यसभा में सिक्किम के अंदर मेंबर जाएंगे, 2 मेंबर्स हर हाउस में ईच, ठीक है, लेकिन उनके पास प्रेसिडेंट को वोटिंग करने की पावर नहीं होगी। उसके बाद अगला पॉइंट हमने इसी आर्टिकल और इसी शेड्यूल के अंदर ये जोड़ा कि जो सिटीजन है सिक्किम के, वो इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, आईसीएस, जो आईएएस का एग्जाम होता है, आईसीएस पहले आईसीएस आपको पता ही होगा, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए और प्लस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे।
ये बातें दो हमने कह दी, ठीक है। बाद में फिर दोबारा 1975 में टाइम आता है एक। अब 1975 में सिक्किम में भी एक रेफरेंडम कराया जाता है, सिक्किम में भी एक रेफरेंडम कराया जाता है। अब ये सिक्किम में जो रेफरेंडम कराया जाता है, इस रेफरेंडम के तहत ये तय हुआ कि सिक्किम ने वोट किया कि वो कहां रहना चाहता है, इंडिया के साथ पूरी तरह स्टेट बन के, ना तो प्रोटेक्टोरेट स्टेट, ना कोई एसोसिएट स्टेट, कोई फालतू की बकवास नहीं, तुम सब कुछ ले लो, कम्युनिकेशन ले लो, डिफेंस ले लो, एक्सटर्नल अफेयर्स ले लो, हमें तो अपना स्टेट बना लो और ये हटाओ ये सेकंड शेड्यूल और ये 10 शेड्यूल, क्या है ये पेपर दे सकते हैं, कर सकते हैं, जैसे सबको ट्रीट किया जा रहा है वैसे हमें ट्रीट किया जाए। तो इन्होंने बोला इंडिया के साथ रहना, ठीक है, अभी मान ली हमने बात। अब ये फिर 35वां जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया था तो खराब हो गया सारा, क्योंकि इसके अंदर के बाद में रेफरेंडम हो गया। फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया गया जो कि था 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। ये क्या बोलता, देखो सिक्किम को कंप्लीटली मर्ज कर लिया गया इंडिया के साथ, कंप्लीटली मर्ज हो गया किसके साथ, सिक्किम इंडिया के साथ, ठीक है। और सिक्किम हमारा आर्टिकल 2A जो है, आर्टिकल 2A एंड 10 शेड्यूल जो कि हमने ऐड किए थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 34 1974 के अंडर, इनको बर्खास्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, इनको रिपील कर दिया गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिक्किम एक बार दोबारा बताता हूं, देखो सिक्किम जो था वो चागल डायनेस्टी के रूल के अंडर था। सिक्किम को बाद में हमने प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दे दिया था। सिक्किम को 3 पावर संभालने की अनुमति थी, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन, डिफेंस। उसके बाद 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 पास करते हैं, हम स्ट्रॉन्गर रिलेशंस करने के लिए सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट से एसोसिएट स्टेट बना देते हैं, प्लस इनको सेकंड शेड्यूल और 10 शेड्यूल और आर्टिकल 2A पास करके कुछ पावर देता है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर 2-2 मेंबर ही इनके जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे, प्लस ICS और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। बाद में 1975 में रेफरेंडम कराया गया, रेफरेंडम में बोला इंडिया के साथ रहना। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 पास करके हमने 2A और 10 शेड्यूल को रिपील कर दिया। रिपील करने के बाद इसको हमने कंप्लीटली मर्ज कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सिक्किम भी हमारे यहाँ पर आके जुड़ गया। अब मैं आपको एक टोटल ओवरऑल फटाफट रिवीजन कराता हूँ 1 मिनट के अंदर। देखो हम यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। आज के टाइम पे जो हमारे 28 राज्यों 4 स्टेट से वैसा नहीं था। उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, साथ में हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, साथ में अदर टेरिटरी, गोवा, पुडुचेरी वगैरह। जब ये बटे और 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो आधा सेल पाकिस्तान चला गया और आधे यहाँ पर आ गए। 565 प्रेसिडेंट हमारे पास उस टाइम पे थे, जिसमें से 13 तो पाकिस्तान चले गए, बाकी 552 हमारे पास रह गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ एक प्रेसिडेंट ऐसे थे जो चाहते थे हम अकेले रहे या पाकिस्तान के साथ, उनको जाके फिर हमने अलग तरीके से समझाया। सबसे पहले उसी साल 1947 के अंदर 27 अक्टूबर को सबसे पहले हमने जम्मू एंड कश्मीर को हरी सिंह जी से एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करा के उनको अंडर लिया। अगले ही साल फरवरी 1948 को अंडर हमने जम्मू एंड कश्मीर जूनागढ़ जाके, जूनागढ़ के राजा हुआ करते थे उस टाइम पे शहनवाज भुट्टो, और साथ में रूलर हुआ करते थे महाबत खान, इन दोनों को पाकिस्तान भगाया। और पाकिस्तान भगाने के बाद रेफरेंडम के थ्रू से हमने फरवरी 1948 के अंदर जूनागढ़ को हमने इंडिया के अंदर ले लिया। उसके बाद हम देखते हैं नवंबर 1948 के अंदर हैदराबाद की बात चली, जिसमें हमने ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो चलाने के बाद हमने हैदराबाद को अपने अंडर लिया और उस्मान अली खान जी को हमने अंडर मिला लिया पुलिस सेक्शन के थ्रू से। अदर टेरिटरीज की बात करें, गोवा एंड पुडुचेरी 1954 की बात करते हैं, चंद्रनगर, यमन, कैरिकल, माहे और पौंडीचेरी हमने इससे फ्रांस से फ्री करवाई थी। और उसी साल दादरा नगर हवेली हमने पौंडीचेरी से फ्री करवाई थी। 1961 के अंदर गोवा एंड दमन दीव हमने पौंडीचेरी से फ्री करवाया था। उसके बाद ऑपरेशन विजय चला के 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 पहले पास किया गया। सबसे पहले जो 1954 में हमने पोर्तुगल से फ्री करवाई थी, जो दादरा नगर हवेली, उसको हमने इंडिया के अंदर बनाया और अपनी यूटी बना लिया। 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 पास कराया। फिर पोर्तुगल से जो दूसरी चीज हमने फ्री कराई थी 1961 के अंदर, जो कि गोवा और दमन दीव थी, उसको इंडिया के अंदर बनाया और हमारी यूटी बना लिया। 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 पास करते हैं, जिसके अंदर चंद्रनगर, यमन, कैरिकल, माहे और पौंडीचेरी को इंडिया के अंदर मिलाया। चंद्रनगर को तो वेस्ट बंगाल के साथ भेज दिया, यमन, कैरिकल, पौंडीचेरी और माही को हमने पौंडीचेरी की यूटीज बना दी आर्टिकल 239 और आर्टिकल 240 के तहत। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, जो कि बाद में क्या हुआ था, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन और डिफेंस तीनों मैटर्स अपने पास रखता था। 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 पास करते हैं, इसको एसोसिएट स्टेट बनाते हैं, स्ट्रॉन्गर रिलेशंस बिल्ड करते हैं। आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल ऐड करते हैं। ICS में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाने की परमिशन देते हैं। लोकसभा राज्यसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की परमिशन देते हैं, 2 मेंबर्स ईच फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। बाद में 1975 में इसके अंदर रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम में बोला था नहीं, हम तो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद इसको इंडिया के साथ रखने के लिए हमने 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 पास किया, जिसके तहत हमने इसको पूरी तरह इंडिया में बना लिया और अपना स्टेट बनाने के बाद आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल को रिपील कर दिया। अब ये देखो, ये भाई हमारा क्या पूरा हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया कि कौन सी टेरिटरीज हमने बाद में ऐड करी थी, ठीक है। हमने पहले सबसे पहले तो 27 अक्टूबर 1947 पढ़ लिया, फिर फरवरी 1948 पढ़ लिया, उसके बाद हमने नवंबर 1948 पढ़ लिया, ठीक है। तो ये बात है, आपको टाइम ने थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। 27 अक्टूबर 1947 सबसे पहले हमने किसको करवाया, हमने कराया जम्मू एंड कश्मीर जी को। राजा थे उस टाइम पे हरी सिंह जी, क्या कराया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। उसके बाद फरवरी 1948 में चलते हैं। फरवरी 1948 में हमने किसको जोड़ा यहाँ पर,
जूनागढ़ को, किसको, जूनागढ़ को। तो जूनागढ़ को हमने यहाँ पर जोड़ा, तो जूनागढ़ के यहाँ पर दो हुआ करते थे, तो शहनवाज भुट्टो और एक साथ में हमारे नवाब मोहब्बत खान। तो ये दोनों को क्या किया, पाकिस्तान भाग गए और पाकिस्तान भागने के बाद इसको अंडर ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा पड़ता है यहाँ पर हैदराबाद। हैदराबाद के जो नवाब हुआ करते थे वो हुआ करते थे उस्मान अली खान। उस्मान अली खान जी को भी हमने यहाँ पर ले लिया। क्या करके लिया हमने, एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो, और ऑपरेशन पोलो चलाने के बाद हमने इनको मर्ज कर दिया। ऑपरेशन पोलो क्या था, एक ऑपरेशन पोलो एक पुलिस एक्शन था। तो ये तीनों आपको ध्यान में होंगे। नवंबर 1948 में सबसे लेट हमारे हैदराबाद गए हैं, फेब 1948 में उसी साल सबसे पहले हमारे कौन गए थे, जूनागढ़ गया था, और उसके पहले 27 अक्टूबर 1947 को हमारे जम्मू कश्मीर जी हरि सिंह जी